चलो कैन वी कंटिन्यू। So yesterday we had started with this chapter number 5 and दो levels expansion and peak हमने डिस्कस करा था, राइट। नाउ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन डिप्रेशन भी हमने डिस्कस किया था, रीडिंग पार्ट बाकी था, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, पीक से अब इकोनॉमी नीचे की तरफ आ रही है, मंदी की तरफ आ रही है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना सेल नहीं हो रहा, डिमांड कम आ रहा है, तो आउटपुट कम आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी अब इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट। इकोनॉमी कैनॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हर साल ग्रो नहीं होगा। ओके, वंस पीक इज रीच्ड, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड। इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड मतलब क्या? by reading sentence you can understand na. Increase in demand is halted in the sense increase in demand is stopped, right, and starts decreasing in certain sectors. During contraction there is a fall in level of investment and employment. तो देखिए, जब रिसेशन स्टार्ट होता है सारे सेक्टर्स में स्टार्ट नहीं होता, एक या दो पर्टिकुलर सेक्टर में स्टार्ट होता है एंड देन इट ग्रेजुअली रिचेस एट ऑल सेक्टर्स, राइट। ये हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले रिसेशन क्यों आया था, शायद से डिस्कस किया था ना हमने, किया था या नहीं किया था? कुठं आम्हाला इथं कालचं काय आठवण झालं ते आधीच थोडीच आठवणार। जस्ट टू डिस्कस इट अगेन, 2016 में द फर्स्ट सेक्टर विच वाज हिट वाज ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब इसके सेवरल रीजंस थे, वो भी हमने डिस्कस किया था। एक रीजन था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो कार परचेस करनी थी, ज्यादातर लोग ब्लैक मनी से परचेस करते थे, आधी तो ब्लैक मनी वहां पे यूज करते थे। ब्लैक मनी मतलब वो मनी जिसके ऊपर हमने टैक्स पे नहीं किया, राइट। तो अब डीमोनेटाइजेशन के बाद वो ब्लैक मनी बची नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने कार परचेस करना कैंसिल किया। सेकेंड, जीएसटी की वजह से किस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट होगा ये पता नहीं था, तो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सेल कम कर दिया, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी सेल कम हुआ था। थर्ड रीजन, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम BS6 कुछ तो इंजन लाएंगे, राइट। तो जो लोग परचेस करने वाले थे उन्होंने भी पोस्टपोन किया कार परचेस का, कि प्रॉपर जो न्यू इंजन आने वाला है उससे हम परचेस करेंगे। एंड गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे। तो बहुत सारे लोग जो पेट्रोल या डीजल परचेस करने वाले थे उनको पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता था कि आगे जाके एक दो साल में पेट्रोल डीजल कम हो एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ही ज्यादा गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है, या सबसे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स परचेस करेंगे। अभी भी वैसे ट्रेंड शुरू है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही परचेस कर रहे हैं। सो दीज वेर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर का सेल ड्रास्टिकली नीचे आया था। 2016-17 में मोर देन 30% सेल कम आया था। ओके, एंड जैसे कि मैंने कहा कि इकोनॉमी रिसेशन में जब जा रही है तो एक सेक्टर अगर जा रही है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे अदर सेक्टर्स भी जाते हैं। जैसे अपने कंट्री में जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल से होंडाई, देन मारुति सुजुकी, देन से रेनॉल्ट, और कौन, महिंद्रा, टाटा, इन सारे कंपनीज का सेल नीचे आ रहा था, राइट। अब इन सारे कंपनीज को बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी से फाउंड्री हो, तो फाउंड्री रॉ जो इंजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सप्लाई करती है। एक कंपनी से स्टील सप्लाई करती है, कोई दूसरे मेटल सप्लाई करती है। कलरिंग करने के लिए से एशियन पेंट्स या JSW पेंट जैसे कंपनीज कलर सप्लाई करती है, राइट। देन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्लास विंडोज के लिए ग्लास सप्लाई करती है, राइट। तो ये सारे कंपनीज जो, ये सारे इंडस्ट्रीज जो है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, अब उनका भी सेल ऑटोमेटिकली नीचे है। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अगर कार ही कम सेल हो तो कार कम मैन्युफैक्चर होंगे, ऑटोमेटिकली टायर भी कम परचेस करेंगे, राइट। तो ये सारे इंडस्ट्रीज भी अभी उनका सेल कम आ रहा है। अब ये कंपनीज को 10 और इंडस्ट्रीज कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल सप्लाई करती होगी, अब इनका भी सेल कम आएगा। तो ग्रेजुअली रिसेशन जो है, जो फॉल इन सेल जो है वो स्प्रेड होता है हर एक सेक्टर में। ओके, एंड अगर इनका सेल कम आ रहा है तो ऑलमोस्ट सपोज अपने इकोनॉमी में 1 लाख एम्प्लॉयज को बाहर निकाला गया। ओके,
अब ये 1 लाख एम्प्लॉयज जो थे, जिनके पास अब पहले जॉब हुआ करता था, अब जॉब नहीं था, पहले वो खर्च करते थे, वो डिमांड क्रिएट कर रहे थे लोकल मैन्युफैक्चर या कुछ ना कुछ तो रिटेलर से, अब वो उनका भी डिमांड कम आएगा, तो ऑटोमेटिकली जहां से वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से परचेस कर रहे थे उनका भी सेल कम आ रहा है अभी। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक दो सेक्टर्स में पहले इकोनॉमी रिसेशन से में जाती है एंड देन ग्रेजुअली इट स्प्रेड्स थ्रू ऑल सेक्टर्स। ओके, producers do not instantaneously recognize the pulse of economy। हमने जो एक वीडियो देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, वेकेशन में जाने से पहले, उसमें हमने देखा देखा था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, जब कंटिन्यूसली सेल बढ़ रहा था, तो सडनली जब सेल कम हुआ या डिमांड कम हुई, मैन्युफैक्चरर्स ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि सेल कम होगा नेक्स्ट ईयर में, तो कंटिन्यूसली दे वर एक्सपेक्टिंग कि हायर सेल होगा, सो दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि अब इकोनॉमी जो है डिमांड कम करने वाली है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट दे विल डू, दे विल एंटिसिपेट हायर लेवल ऑफ डिमांड, मतलब उनको अभी भी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा ग्रोथ होगी, बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि नेक्स्ट ईयर में इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, ये किसी को पता नहीं रहता, राइट। एंड देयरफॉर मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्योंकि बिजनेसमैन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर में सेल कम होने वाला है, वो क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करके रखते हैं। ओके, consequence is discrepancy or mismatch between demand and supply। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने ज्यादा मैन्युफैक्चर किया, सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमांड अब बहुत कम हो चुका है, राइट। सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड। Initially, this happens in only few sectors and at slow pace, but then it rapidly spreads across all sectors। तो जैसे अभी आपने एग्जांपल के साथ देखा हुआ, producers being aware of the fact that they have indulged in excessive investment and overproduction, याद है कल हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, ईयर 4 में प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1,70,000 डिमांड होगी, तो उन्होंने इतना मैन्युफैक्चर किया है, एंड एक्चुअल डिमांड कितनी आ रही है, 60,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस इन्वेस्टमेंट ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। आर यू ऑल एबल टू रिलेट दिस? तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेक्स्ट ईयर में डिमांड कम होगी, तो उन्होंने मैन्युफैक्चर ज्यादा ही किया एंड एक्चुअल में डिमांड कम आई, तो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेसिव ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ रिस्पॉन्ड बाय, अब उनको क्या करना होगा, ऑलरेडी 1,70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया हुआ है, जबकि डिमांड आ रहा है सिर्फ 60,000, तो जब उनको अब लगा कि ऑलरेडी हमने एक्सेस प्रोडक्शन किया, डिमांड बहुत कम आ रही है, तो नाउ दे विल रिस्पॉन्ड होल्डिंग बैक द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। उन्होंने जो भी एक्सपांशन प्लान बनाए रहेंगे कि न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, न्यू डिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, टेम्परेरी स्टॉप करेंगे। ओके, कैंसलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स ऑफ इक्विपमेंट, जो रॉ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी हमें परचेस करना है, मैं बात कर रहा हूं इस कंपनी की जिन्होंने 1,70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया है, तो उनके जो रॉ मटेरियल या न्यू प्लांट एंड मशीनरी उनको परचेस करना था, वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1,10,000 यूनिट्स अपने पास स्टॉक में पड़े हैं, तो और प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग लेबर, अपने एम्प्लॉयज को भी बाहर निकालेंगे, रॉ मटेरियल भी परचेस नहीं करेंगे। ओके, दिस इन टर्न जनरेट्स चेन ऑफ रिएक्शन इन द इनपुट मार्केट्स। देखिए हमने रॉ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी परचेस कम किया, तो जो हमारे सप्लायर से कहने से उनका भी सेल अप कम आ रहा है, राइट, तो उनका सेल कम आ रहा है, तो वो और रॉ मटेरियल कम परचेस करेंगे। आर यू ऑल गेटिंग? तो उनका अगेन जो प्रीवियस जो चेन में है, उनका सेल कम आएगा, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। चेन रिएक्शन मतलब अगर मेरा सेल कम, तो मैं क्या करूंगा, मेरा परचेस कम, तो मुझे जो सप्लाई कर रहा था उसका भी परचेस कम आएगा, सॉरी सेल कम आएगा, तो वो भी रॉ मटेरियल कम परचेस करेगा, तो ग्रेजुअली सारे लोग क्या करेंगे, परचेस कम करेंगे, जिससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो चेन रिएक्शन? The producers of capital goods and raw material in turn respond by cancelling and curtailing their orders, यानी कि सब कुछ orders यहाँ पे अब cancel हो रहे हैं। Okay, this is a turning point and beginning of recession। Decrease in input raw material
जब डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन। अब क्या हो रहा है समझे। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, इनको रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा था से, एक कंपनी है एबीएन कंपनी, ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। पहले वो 10 लाख यूनिट परचेस कर रहे थे, अब क्योंकि रिसेशन चल रहा है वो क्या करेंगे, सिर्फ 4 लाख यूनिट परचेस करेंगे, ठीक है। अब ये जो एबीएन कंपनी देख रही है कि हमारा सेल अब कम हो रहा है, तो सेल बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, इनकी प्राइस कम करेंगे, बराबर है ना। एबीएन कंपनी पहले जब 10 लाख यूनिट सेल कर रही थी, अब उनका सडनली सेल आ रहा है 4 लाख पे, तो अब सेल बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्राइस कम करना होगा, राइट। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन। तो पहले जो प्राइस हुआ करती थी सपोजिंग 100 रुपीज, अब एबीएन कंपनी ने क्या किया 70 रुपए प्राइस कर दिया। क्यों, क्योंकि 4 लाख सिर्फ यूनिट सेल हो रहे हैं, तो और ज्यादा सेल करने के लिए प्राइस कम करना होगा, डिस्काउंट देना होगा, राइट। इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर ग्रेजुअली डिक्लाइंस रिजल्टिंग इन डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय लेबर क्लास को जॉब से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे और कम करेंगे डिमांड, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेल अगेन कम होगा, ओके। प्रोड्यूसर्स lower their prices in order to dispose of their inventories and for meeting their financial obligations। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या करेंगे, पहले जब 10 लाख यूनिट्स हम सेल कर रहे थे, अब सिर्फ 4 लाख यूनिट सेल कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, जो फिनिश गुड्स है उसकी सेलिंग प्राइस और कम करनी होगी। आपने वो कभी देखा है स्टॉक क्लियरेंस सेल होता है, सुना है स्टॉक क्लियरेंस सेल। स्टॉक क्लियरेंस सेल मतलब क्या, जो फैक्ट्रीज के पास एक्सेसिव स्टॉक है वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही सस्ते दामों में सेल कर रहे हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेलिंग प्राइस अगर 1000 रुपए, तो दे आर सेलिंग एट 700 एंड इसको नाम देते हैं स्टॉक क्लियरेंस सेल। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोज 680 रुपीज होगी, सो सिर्फ 20 रुपीज के प्रॉफिट पे वो बेच रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कमाना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, अननेसेसरी जो मेरे पैसे ब्लॉक्ड है वो तो एटलीस्ट रिकवर करे, सो दैट इंटरेस्ट का जो पे करना है, लोन जो लिया रहेगा उसका इंटरेस्ट जो पे करना है वो तो पे कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो जो रन होते हैं वो सारे लोन पे रन होते हैं मोस्टली, तो इंटरेस्ट पे करना होगा हमें, कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस लिया रहेगा, तो फाइनेंस को हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए एटलीस्ट ये जो हमारे पैसे इन्वेस्टेड है वो तो रिकवर होए, राइट। इसीलिए हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस कम करनी होगी। तो सोचिए इनपुट की प्राइस कम आ रही है रॉ मटेरियल की, सिमिलरली फिनिश गुड जो हम सेल कर रहे उसकी भी प्राइस कम आ रही है, ओके। These are all the things which are happening in the recession। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन करके आएगा, ओके। कंज्यूमर्स in turn expect further decrease in the price and postpone their purchases। अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पे प्राइस नीचे नीचे जा रही है, ठीक है। सपोजिंग आज हमने प्राइस कोट की है 700 रुपए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो जो पहले 1000 हुआ करती थी वो प्राइस एकदम से 700 नहीं करेंगे, पहले 900 करके देखेंगे, कोई परचेस नहीं कर रहा तो 800 करके देखेंगे, कोई परचेस नहीं कर रहा तो 700 करके देखेंगे। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे सेल हो नहीं रहा, इसलिए क्या हो रहा है, प्राइस नीचे नीचे जा रही है, राइट। अब कंज्यूमर क्या सोचेंगे कि 700 रुपए पे, वो सोचेंगे कि 900 से 800, 800 से 700, तो आगे जाके और भी प्राइस जाएगी नीचे 600 में। तो जब कंटिन्यूअस बेसिस पे प्राइस फॉल हो रहा है तो दे विल वेट, दे विल थिंक कि आगे और प्राइस नीचे जाएगी, तो वो क्या करेंगे, आज परचेस नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे कि प्राइस 600 तक जाए। तो इससे क्या हो रहा है, और डिमांड कम आ रही है। आर यू ऑल गेटिंग, डिमांड में आपने स्टडी किया रहेगा ना 11th-12th में, कि जब एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, तो भले प्राइस कम हो रहे फिर भी लोग डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। क्यों, क्योंकि वो वेट करेंगे टिल द प्राइस विल गो डाउन फर्दर, ओके। तो कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन द प्राइस एंड पोस्टपोन देयर परचेसेस। With reduced consumer spending, aggregate demand falls। तो रिसेशन में क्या हो रहा है, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रहा है, जनरली कॉजिंग फॉल इन द प्राइसेस। तो ये दो चीजें हो रही है, डिमांड नीचे जा रहा है, डिमांड क्योंकि नीचे जा रहा है तो सेलर क्या कर रहे हैं, फोर्स्ड हो रहे टू रिड्यूस द प्राइसेस, ओके। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडन फर्दर। तो अब और ज्यादा गैप बढ़ रहा है कि सप्लाई अपने पास बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके रखा है, डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो ये जो गैप है दिस बिकम्स और या मोर वाइड वी कैन से,
Okay, this process gathers the speed and recession becomes severe. Investment start declining, production and employment declines, resulting in further decline in income. Demand, consumption of both capital goods and consumer goods falls. तो you can see recession phase में सब कुछ नीचे नीचे जा रहा है. Production, demand, sales, investment, employment opportunities. Okay. Business firms become pessimistic about future state of economy. What do you mean by pessimistic? नेगेटिव अप्रोच, निराशावादी कहते हैं ना. ऑप्टिमिस्टिक मींस आशावादी एंड पेसिमिस्टिक मींस निराशावादी. तो बिजनेस फर्म्स विल बिकम पेसिमिस्टिक, मतलब वो नेगेटिव अप्रोच रखेंगे कि फ्यूचर स्टेट ऑफ इकोनॉमी कोई गारंटी नहीं है कि ग्रोथ होगा, और ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे क्योंकि पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली अपना सेल नीचे आ रहा है, तो दे विल एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर में भी नीचे आएगा. ओके, तो दे आर बिकमिंग पेसिमिस्टिक, कोई पॉजिटिव होप्स नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. एंड देयर फॉल इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन which induce them reduce investments. अब उनका प्रॉफिट भी नीचे जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली करेंगे नहीं. तो क्या बैंक क्रेडिट लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? जब इन्वेस्टमेंट ही करना नहीं है तो लोन लेकर के क्या करेंगे? तो लोन भी कम करेंगे. ठीक है, मतलब सपोज अब मुझे कोई एक्सपांशन करना है, से मेरा सेल इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिट का एक और यूनिट बनाऊंगा, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं लोन लूंगा. अब जब सब कुछ नीचे जा रहा है, सेल नीचे जा रहा है, तो मैं एक्सपांशन तो करूंगा नहीं, और एक्सपांशन करना ही नहीं तो लोन रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक क्रेडिट श्रिंक्स. श्रिंक मतलब कॉम्प्रेस हो रहा है, बैंक क्रेडिट कम हो रहा है यहाँ पे. ओके, एज बोरिंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइंस, कोई बोरो करने के लिए तैयारी नहीं है, तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज एट लोवेस्ट लेवल. स्टॉक प्राइसेस फॉल, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डिस्पाइट ऑफ फॉल इन वेज रेट. तो वेज रेट भी कम आए क्योंकि कॉस्ट कम करना है, फिर भी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी एक्टिविटीज पुशेस द इकोनॉमी इनटू फेज ऑफ डिप्रेशन. अगर इस तरह से कंटिन्यूअस चला रहा तो इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में जाएगी. डिप्रेशन मतलब एक्सट्रीम स्टेट ऑफ रिसेशन, लोगों के पास जॉब ही नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आधे से ज्यादा शट डाउन हो चुके हैं, मतलब इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, जब रिसेशनरी फेज हो तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं. यहाँ पे जब सब कुछ नीचे जा रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पे बीच में आकर के इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करेंगे. जैसे यहाँ पे डिमांड नहीं है तो गवर्नमेंट खुद गुड्स परचेज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसेशनरी फेज में जब जा रहा है तो रोड डेवलपमेंट, डैम कंस्ट्रक्शन, नए नए इंडस्ट्रीज ये स्टार्ट करेंगी. गवर्नमेंट और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी बिजनेस में. तो इससे क्या हो रहा है, सोचिए, सपोजिंग ये अपनी इकोनॉमी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो आप सारे लोग जो जिनका बिजनेस चल रहा है उनका बिजनेस अब नीचे सेल हो नहीं रहा, तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. तो ऐसे स्टेट में गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोज रोड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है. ओके, अब रोड डेवलपमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट खुद करता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है. किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी ना, जो कंपनी रोड बना रही है, राइट. तो सपोज आप में से कोई एक पर्सन रोड डेवलपमेंट का काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट सपोज एक टेंडर दे रही है एक पर्सन को. अब रोड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला, राइट, तो इसको सपोज कॉन्ट्रैक्ट मिला है 10,000 करोड़ का. अब इसका सेल इंक्रीज हुआ 10,000 करोड़ से. अब वो रोड डेवलपमेंट खुद से नहीं कर सकता, उसको ढेर सारे मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, स्टील रिक्वायर्ड होगा, माइट बी एन नंबर ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ पे कोई एक स्टील वेंडर है उससे परचेस करेगा, देन सेवरल अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो दूसरा कोई वेंडर है उससे परचेस करेगा. तो अब जो स्टील सेल कर रहा है, सीमेंट सेल कर रहा है, उसका सेल इंक्रीज होगा, राइट. अब उसका रॉ मटेरियल जिससे परचेस कर रहा था उसका भी सेल इंक्रीज होगा. सिमिलरली ये रोड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक कोई पर्सन बना नहीं सकता, उसको सपोज 100 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो अपने इकोनॉमी में जो बाकी के बिजनेस नहीं है उनको जॉब पे अपॉइंट करेगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझे, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उससे जो जिससे वो परचेस करता है उसका भी सेल इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, ग्रेजुअली इकोनॉमी रिवाइज. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली जब इकोनॉमी नीचे जा रही है तो गवर्नमेंट बीच में आकर के डिप्रेशन में जाने से अवॉइड करती है. ओके, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी. डिप्रेशन मींस वी कैन से एक्सट्रीम फेज ऑफ रिसेशन. ओके, आइए रीड करते हैं, बस इतना ही है. ट्रफ एंड
depression. Depression is a severe form of recession and characterized by extremely sluggish economic activity. Extremely sluggish in the sense extreme slow economic activity. मतलब कोई ज्यादा transactions हो ही नहीं रहे. Okay. During this phase of business cycle, growth rate has become negative. अब पिछले ईयर के कंपैरिजन से ग्रोथ तो दूर की बात है, सेल कम हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है. ओके. एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली. तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, प्राइसेस आर एट देयर लोवेस्ट लेवल. मतलब अब इतना सेल कम हो चुका है कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कॉस्ट पे रखना पड़ रहा है. प्रॉफिट दूर की बात है, एटलीस्ट जो कॉस्ट इन्वेस्ट किया है वो तो रिकवर होए. समझ रहे हो? तो देयरफॉर प्राइस एट लोवेस्ट लेवल एंड डिक्लाइन रैपिडली, फोर्सिंग फर्म्स टू शट डाउन सेवरल प्रोडक्शन फैसिलिटीज. अब अगर कॉस्ट पे भी कोई लोग परचेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो कॉस्ट से अगर लोअर पे सेल करे तो लॉस होगा, बराबर है कि नहीं? तो हमें क्या करना होगा? फर्म शट डाउन करने होंगे. तो कोविड के टाइम ऑलमोस्ट मोर देन लाख ऑफ द कंपनीज वेर बीन शट डाउन. क्यों? क्योंकि बिजनेस हो ही नहीं रहा था, कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही थी. समझ रहे हो? Since companies are unable to sustain their workforce, there is a mounting unemployment. Mounting unemployment मतलब highest level पे unemployment है. Okay, which leaves consumer with very less disposable income. अगर employment ही ना हो तो income नहीं होगा. अब ये disposable income मतलब क्या होता है? Income which is at your disposal. आपके पास जो पैसे है वो जो खर्च करने के लिए अवेलेबल है वो इनकम. एंड ये कैलकुलेट कैसे होता है? आपका इनकम माइनस टैक्सेस. सपोज मुझे 1 लाख रुपए का इनकम मिल रहा है, उसमें से 30,000 मुझे खर्च करना है, सॉरी 30,000 टैक्स पे करना है. तो क्या मैं 1 लाख खर्च कर सकता हूँ? नहीं. 1 लाख में से पहले मुझे 30,000 टैक्स पे करना होगा. तो मेरे पास बचे कितने? 70,000. क्या मैं 70,000 पूरा का पूरा खर्च कर सकता हूँ एट माई डिस्पोजल? यस, 70,000 खर्च कर सकता हूँ. तो डिस्पोजेबल इनकम मेरा कितना है? 70,000. हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज ट्रफ और डिप्रेशन. ओके, फीचर्स ऑफ डिप्रेशन पे आएंगे, बट बिफोर दैट हमने ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 का वीडियो देखा था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट, इसका वीडियो देखा था, राइट? देन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9, इसका वीडियो नहीं देखा था. देखना है वीडियो इसका. फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ इसके बारे में बात करें. 96. नमस्कार. तो आज हम 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे. 1996 में यूएस में डॉट कॉम बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे थे. और आगे 2000 से 2002 के बीच ये डॉट कॉम बूम बस्ट हो गया, यानी स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत तेजी से गिरने लगी, जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे. साल 2001 में यूएस में इंटरेस्ट रेट्स सिर्फ 1% के करीब आ चुके थे. तो उस समय स्टॉक मार्केट गिर रहा था, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे. और इंटरेस्ट रेट्स कम थे, इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा बैंक में भी नहीं रखना चाहते थे. तो इन्वेस्टर्स किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे. उस टाइम रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ रहे थे. यूएस गवर्नमेंट भी लोगों को घर खरीदने के लिए एनकरेज कर रही थी. इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम थे, इसलिए लोग लोन यानी कर्ज लेकर घर खरीदना पसंद कर रहे थे. इस तरह घरों की डिमांड बढ़ रही थी और घरों के दाम भी बढ़ रहे थे. जिस यहां तक क्या देखा हमने कि 2000 में आईटी बबल बस्ट हमने ऑलरेडी देखा था.
तो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हेवीली नीचे गया था, लोगों का स्टॉक मार्केट से विश्वास उठ गया था, ठीक है। तो पीपल वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, एंड क्योंकि अब रिसेशन चल रहा था, स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा था, इंटरेस्ट रेट भी एकदम नीचे आया था। तो इंटरेस्ट रेट 1 या 2% चार्ज हो रहा था, ओके। तो 1 एंड 2% अगर इंटरेस्ट रेट हो तो लोग बैंक में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एफडी वगैरह नहीं रखेंगे। तो लोगों के पास जो पैसे अवेलेबल है, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में नहीं करेंगे, बैंक में नहीं करेंगे। तो लोगों ने ये सोचा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि घर वगैरह खरीदते हैं। एंड क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोअर चल रहा था, हाउसिंग लोन जो थे वो लोअर रेट पे मिल रहा था, तो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस था। आज के रेट में अपने यहाँ पे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है, लगभग 9% के आसपास है। यही अगर 2% पे मिले तो कोई भी पर्सन घर खरीदने के लिए तैयार रहेगा, राइट। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट प्राइस आगे जाके तो बढ़ेगी, एंड हमें इंटरेस्ट जो पे करना है वो लोअर है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हाउसिंग सेक्टर का डिमांड इंक्रीज हुआ। अब हाउसिंग सेक्टर का डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। तो रियल एस्टेट के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। आज मैंने अगर सपोज 50 लाख में खरीदा है तो 2 साल में उसकी प्राइस हो गया 80 लाख। तो जब दूसरे लोग देखेंगे कि रियल एस्टेट में 50 लाख इन्वेस्ट करके 80 लाख हो रहे 2 साल में, तो वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी स्टार्टेड मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ओके। इसके चलते इन्वेस्टर्स का ध्यान अब यूएस के रियल एस्टेट पर आ गया। रियल एस्टेट के बढ़ रहे रेट्स को देखकर इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूएस में घरों की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी और इसलिए रियल एस्टेट के रेट्स भी बढ़ते रहेंगे, जिससे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो रियल एस्टेट में चल रही इस तेजी का फायदा इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी लेना चाहती थी। बैंक्स तो सभी को पता है, बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीज, लोन्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को पैसे उठाने में मदद करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कंपनी की मदद करना, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बेचना और डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इन जैसी कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एटसेट्रा, ये सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स अब बैंक से लोन इन्वेस्टमेंट बैंक का मीनिंग समझ में आया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दीज आर लाइक इंटरमीडियरीज। मर्जर एक्विजिशन अगर करना हो तो इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करेंगे, ठीक है। जो मर्ज होना है, अमालगमेशन करना है, या कोई कंपनी को लोन चाहिए तो बैंक लोन देगी। लोन कौन उठा रहा है, कंपनी। तो ये इंटरमीडिएट जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये हेल्प करेंगे लोन उठाने में, ठीक है। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेडिंग वो करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर लाइक इंटरमीडियरीज। ये खुद कोई फाइनेंस नहीं देंगे, ये बीच में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो बैंक्स एक्चुअल में बिजनेस क्या करता है, लोगों से सेविंग लेता है, लोगों में लोन बांटता है। इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ मीडिएटर का काम करता है, ओके। खरीदने लगी और कई सारे लोन्स को कंबाइन करके यानी उनके बंडल्स बनाकर एक कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाने लगी, जिसका नाम उन्होंने कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन दैट इज सीडीओ रखा था। और इन सीडीओस को इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग दिलवाई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन सीडीओस को इवेल्युएट करती थी, यानी उन लोन्स की जांच करती थी और उसके बाद उन सीडीओस को रेटिंग देती थी। और फिर वो सीडीओस इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्टर्स को बेचते थे। नॉर्मल केस में जब बैंक किसी को हाउसिंग लोन देती है तो बैंक बोरोवर यानी लोन लेने वालों की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है और उनकी इनकम भी वेरीफाई करती है। हाउसिंग लोन के केस में लोन रिपेमेंट का कालावधि काफी लंबा होता है, इसलिए बैंक हाउसिंग लोन देने से पहले बोरोवर के कई सारी डिटेल्स चेक करती है। वही इस केस में बैंक अपना लोन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच रही थी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन लोन्स को कंबाइन करके उनके सीडीओस बनाकर उसे इन्वेस्टर्स को बेच रही थी। ये सीडीओ मतलब समझ में आया, समझिए क्या होता है। सपोज एक कोई बैंक है, एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल। इनकी बैलेंस शीट में लोन जो देते हैं वो एसेट में दिया दिखाया जाएगा, ठीक है। सपोज उन्हें हाउसिंग लोन दिया हुआ है 1000 करोड़ का लोगों को। अब मुझे बताइए, ये बैंक के लिए जो एसेट तो है 1000 करोड़, ये लिक्विड एसेट है या इलिक्विड एसेट है? इलिक्विड है ना। इसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने ये लोन लिया हुआ है वो अगले 20 साल 25 साल या 30 इयर्स में रीपेमेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ ईएमआई। मैंने आज अगर लोन लिया ऐसे 50 लाख रुपए का, क्या मैं एकदम 50 लाख रिपेमेंट करूंगा या नेक्स्ट 25 इयर्स में हर मंथली ईएमआई पे करूंगा? हर मंथली ईएमआई पे करते ना हम। तो ये जो बैंक के लिए 1000 करोड़ वैसे एसेट तो दिख रहा है, लेकिन ये 1000 करोड़ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट 30 इयर्स लगेंगे, ओके। लेकिन ये बैंक के लिए क्या है, एसेट है।
यहाँ पे एसेट साइड में हम लिख रहे हैं लोन जो दिया है हमने बराबर। अब एचडीएफसी बैंक को ये इलिक्विड जो एसेट है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करने लगे समझिए। अब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है से मॉर्गन स्टैनली। अब वो क्या करेंगे, ये 1000 करोड़ एचडीएफसी बैंक के लिए एसेट है, रिकवरेबल है बराबर। आप अकाउंट्स में जो रिकवरी है डेटर्स वगैरह वो एसेट में दिखाते हो राइट। तो ये एसेट की सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंकर को दी जा रही है। ओके अब इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या कर रहा है, उनके पास अब 1000 करोड़ की सिक्योरिटी है। ओके मतलब 1000 करोड़ के अपने पास बैकिंग में एसेट है, लोगों से पैसे आने वाले हैं हमें राइट। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा, ये सिक्योरिटी कंसीडर करके एक डेट सिक्योरिटी इशू करेगा। डेट सिक्योरिटी डिबेंचर समझते हो, डिबेंचर पता है आपको। मुझे अगर पैसे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आपको डिबेंचर इशू करूंगा राइट। अगर आप मुझे डिबेंचर में इन्वेस्ट करके मुझे फाइनेंस कर रहे हो तो आपके लिए बैकिंग क्या होगा, एज गुड एज डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आप मुझे लोन दे रहे हो बराबर। तो लोन अगर दे रहे हो किसके अगेंस्ट देंगे, ये डिबेंचर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए एसेट की राइट। मेरे कंपनी के पास सपोज 500 करोड़ की एसेट है से लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसके अगेंस्ट में लोन लूंगा बराबर। जब भी हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ता है, कोलैटरल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सिमिलर टू डिबेंचर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर ने एक डेट सिक्योरिटी इशू की। मतलब जिन लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दीज पीपल जिनको पैसे इन्वेस्ट करना है वो कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। अब शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे, देन बैंक्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे भी रिटर्न कम है ठीक है। तो अब हर कोई रियल एस्टेट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके पास उतने पैसे नहीं है ओके। तो दीज पीपल विल इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज ओके। सपोज 100 रुपए के एक एक डेट सिक्योरिटीज इशू किए जा रहे हैं जैसे डिबेंचर्स, या उसको बॉन्ड नाम देंगे ठीक है। तो एक एक बॉन्ड 100 रुपए के इशू किए जा रहे हैं ओके। तो यहाँ पे सपोज उन्होंने 1000 करोड़ के बॉन्ड्स इशू किए ओके। मतलब एज गुड एज उन्होंने लोन लिया है लोगों से, लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट दीज सिक्योरिटीज दीज बॉन्ड्स। इसको उन्होंने नाम दिया सीडीओ, समझ रहे हो। अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, इन्होंने एज गुड एज 1000 करोड़ का लोन लिया हुआ है राइट। अब रीपेमेंट कैसे करेंगे, ये 1000 करोड़ का जो लोन दिया हुआ है ये किसको देंगे, एचडीएफसी बैंक को हैंड ओवर करेंगे। बीच में उनका कमीशन रहेगा, बीच में वो कमीशन अर्न करेंगे 100-200 करोड़ ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक के मॉर्गन स्टैनली क्या करेगा, लोगों से जो 1000 करोड़ उन्होंने लिया हुआ है वो एचडीएफसी बैंक को देगा। एचडीएफसी बैंक के पास जो इलिक्विड एसेट था अब वो लिक्विड एसेट में कन्वर्ट होकर के उनको 1000 करोड़ मिल चुका है। आर यू गेटिंग। अब ये जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनकी मैच्योरिटी पीरियड है 30 इयर्स। अब उनको पैसा वापस देना है, पैसा वापस कहां से आएगा, ये जो लोन लिया है लोगों ने ये बैंक को पैसा ईएमआई के फॉर्म में देंगे, तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकर को दिया जाएगा एंड देन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इन्वेस्टर्स को पैसे देंगे। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या कर रहे हैं, बैंक्स ने जो लोन दिया हुआ है उसका एक सिक्योरिटी बना रहे, बंडल बना रहे ठीक है। एंड वो सिक्योरिटी रख करके मार्केट से लोगों से पैसे उठा रहे ओके। अब सोचिए यहाँ पे ये जो लोग थे जिन्होंने लोन लिया था, इन्होंने अगर हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया नहीं तो बैंक के पास, अब उन्होंने पहले ऑलरेडी 1000 करोड़ लिया हुआ है राइट। अब लोगों ने आगे जाके पैसे रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट बैंक को पैसे नहीं दे पाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक इन लोगों को पैसे नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है ये लोगों पे, जिन्होंने लोन दिया है उन्होंने प्रॉपर हाउसिंग लोन का ईएमआई वगैरह पे करना चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर को पैसे वापस लौटा सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जिन लोगों ने इन सीडीओज में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको उनको पैसे वापस इंटरेस्ट के साथ दे सकते हैं ओके। तो हैव यू अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ सीडीओ। तो जो हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जैसे मेरी कंपनी अगर मुझे डिबेंचर इशू करना है तो लोगों से लोन उठा रहा हूं मैं, उसके अगेंस्ट मेरे पास कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंकर ने लोगों से लोन लिया हुआ है ठीक है, बाय इशूइंग वन सिक्योरिटी जिसको नाम दिया उन्होंने सीडीओ। अब उनके पास सिक्योरिटी क्या था, ये जो इलिक्विड लोन था, लोगों से उनको पैसे आने वाले थे
This was taken as security. Have you understood this? I'll just take to some extent back, तो आप relate कर पाओगे. तो बैंक बोरोवर यानी लोन लेने वालों की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है और उनकी इनकम भी वेरीफाई करती है। हाउसिंग लोन के केस में लोन रिपेमेंट का कालावधि काफी लंबा होता है, इसलिए बैंक हाउसिंग लोन देने से पहले बोरोवर के कई सारी डिटेल्स चेक करती है। वही इस केस में बैंक अपना लोन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच रही थी और इन्वेस्टमेंट बैंक उन लोन्स को कंबाइन करके उनके सीडीओज बनाकर उसे इन्वेस्टर्स को बेच रही थी। तो यहाँ पर लोन की रिस्क बैंक ने इन्वेस्टमेंट बैंक को ट्रांसफर कर दी और फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने वो रिस्क सीडीओ इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उनमें से ज्यादातर सीडीओज को ट्रिपल ए रेटिंग दी थी। ट्रिपल ए रेटिंग सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है। ट्रिपल ए रेटिंग और अच्छे रिटर्न्स को देखकर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट सेफ है क्या नहीं. ओके, जब भी ट्रिपल ए रेटिंग हो इसका मतलब ये है कि अपना प्रिंसिपल सेफ है, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसमें कोई रिस्क नहीं है. हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो कोई ट्रिपल ए रेटिंग देगा? कभी नहीं देगा. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो उसमें रिस्क होता है कि प्रिंसिपल भी सेफ होगा या नहीं होगा. ओके, तो इसलिए हम मोस्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते. डिबेंचर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब सेफ हो, राइट. तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये सीडीओ को ट्रिपल ए रेटिंग दिया था. क्यों? क्योंकि लोग क्या है, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करेंगे, बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर को पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर लोगों को पैसे देगा. ओके, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट था, इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये सीडीओस को ट्रिपल ए रेटिंग दिया था. सीडीओज पर टूट पड़े। सीडीओज को मिलती हुई डिमांड को देखकर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास और ज्यादा लोन्स की डिमांड करने लगे, पर बैंक्स ऑलरेडी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलर इनकम वाले लोगों को लोन दे चुकी थी। तो अब बैंक्स उन लोगों को भी हाउसिंग लोन दे रही थी जो वो लोन चुका पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां से आगे उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. ऑलरेडी बैंक जब लोन देती थी, ये 1,000 करोड़ का लोन दे रही है, तो मुझे बताइए बैंक ऐसे वैसे किसी भी को लोन देगी क्या? सपोज आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, मंथली इनकम आपका 3,000 रुपए है, एंड आप बैंक जाते हो 50 लाख का लोन लेने के लिए, क्या आपको लोन देगी? नहीं. जब बैंक आपको लोन देगी तो सबसे पहले आपका चेक क्या करेंगी कि आपके पास अर्निंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, ईएमआई आप दे सकते हो कि नहीं, ठीक है. देन आपके बैकिंग में एसेट है कि नहीं, वो चेक करेगी. सब कुछ चेक करने के बाद लोन देगी. ये पहले होता था नॉर्मली. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले ये जो 1,000 करोड़ उन्होंने लोन दिए थे वो एकदम सेफ थे, मतलब जिनके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटी था उनको लोन दिया था. लेकिन अब इन्वेस्टमेंट बैंकर ने क्या किया, उन्होंने देखा कि सारे लोग सीडीओ परचेज कर रहे हैं क्योंकि दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है. तो सीडीओ की डिमांड आ रही है सपोज 2,000 करोड़, अपने पास तो एसेट सिक्योरिटी कितने, 1,000 करोड़ के. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने ये एचडीएफसी बैंक से कहा कि आप और ज्यादा लोन दो ताकि हम और ज्यादा सीडीओ करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके. ओके, तो अब ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, कमीशन इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी ज्यादा मिलेगा एंड ये एचडीएफसी बैंक को भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा. तो इन्होंने लोन बढ़ाने के चक्कर में क्या किया, सपोज ऑफर रख दी कि आपके पास सिर्फ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड है, आप आओ एप्लीकेशन करो 10 लाख का लोन ले जाओ. अभी मेनी टाइम्स वी सी द ऑफर फ्रॉम द बैंक्स कि इमीडिएट लोन मिलेगा वगैरह वगैरह. तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, लोन बहुत सिंपल मैनर में रखा कि हम ज्यादा आपका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप आओ ऑफिस इमीडिएटली लोन लेकर के जाओ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग केपेबल नहीं है रीपेमेंट करने के लिए उनको भी लोन बांटा जा रहा है. ओके, तो बैंक यहाँ पे अब हिस्ट्री वगैरह चेक नहीं कर रही थी. ये एक्चुअल में हुआ था यूएसए में, जिसकी वजह से मेजर बैंकिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हुई थी, जहां से ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हुआ था. ओके, किस रीजन से? इन्वेस्टमेंट बैंकर से डिमांड आ रही थी ज्यादा कि उनको सीडीओ ज्यादा बेचना है तो सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा लोन दो, तो वो लोन कन्वर्ट करेंगे सीडीओ में, लोगों में इन्वेस्टमेंट के लिए बेच देंगे. समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा इमीडिएटली डाइजेस्ट करने के लिए सिंपल नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, ऐसे लो क्वालिटी के लोन्स को सबप्राइम लोन्स कहते हैं। ज्यादा लोन्स बेचकर इन्वेस्टमेंट बैंक से ज्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में बैंक्स बिना कोई वेरिफिकेशन किए लोन्स बांटे जा रहे थे। तो इन सबप्राइम लोन्स को बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचती थी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऐसे हजारों सबप्राइम लोन्स को कंबाइन करके उनके सीडीओज बनाकर उन सीडीओज को रेटिंग एजेंसी से ट्रिपल ए रेटिंग दिलाने लगे। लगभग 70% सीडीओज को रेटिंग एजेंसीज ने ट्रिपल ए रेटिंग दी थी। ट्रिपल ए रेटिंग की वजह से उन सबप्राइम लोन से बने सीडीओज को भी अच्छी डिमांड आने लगी। इस तरह बैंक सबप्राइम लोन्स देती रही और इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन लोन्स के सीडीओज बनाकर उन्हें इन्वेस्टर्स को बेचते रहे। कंट्रीवाइड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और अमेरिक्वेस्ट मॉर्गेज कंपनी, इन दोनों ने ही करीब $177 बिलियन के सबप्राइम लोन्स दिए थे। साल 2000 से 2007 के बीच इन्वेस्टमेंट बैंक्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सीडीओज बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट में कमा रहे थे।
बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी बहुत प्रॉफिट कमा रही थी। मूडीज, जो कि यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उसका प्रॉफिट 2000 से 2007 के पीरियड में 4 गुना बढ़ा था। बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का यह हनीमून पीरियड 2008 की शुरुआत तक ऐसे ही चलता रहा। एआईजी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने सीडीओस पर इंश्योरेंस देना शुरू किया। जैसे कि हमें पता है, इंश्योरेंस लॉसेस से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा पाने के लिए निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार का इंश्योरेंस निकालते हो तो आपको हर महीने या हर साल उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना होता है। तो अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी के लॉसेस की भरपाई करके देगी, और अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता है तो आपने भरा हुआ प्रीमियम आपका लॉस होगा। तो एआईजी को लग रहा था कि सीडीओस ट्रिपल ए रेटेड है, इसलिए उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने सीडीओस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू किया और उसका नाम रखा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दैट इज सीडीएस। तो सीडीओ इन्वेस्टर्स लॉसेस से प्रोटेक्शन पाने के लिए सीडीएस खरीद रहे थे। सीडीएस की खास बात यह थी कि जिनके पास सीडीओस नहीं है वो भी सीडीओस पर इंश्योरेंस निकाल सकते थे, यानी सीडीएस खरीद सकते थे। जिन्होंने एआईजी से सीडीएस खरीदे थे उन्हें हर क्वार्टर यानी हर तिमाही में एआईजी को प्रीमियम पे करना होता था, और अगर सीडीओ फेल हो जाते हैं तो एआईजी उन्हें पे करेगी। ये समझ में आया ना? अब यहाँ पे जो हमने 1000 करोड़ और लोन बांटे, सब प्राइम लोन जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, अगर इन लोगों ने पे नहीं किया तो क्या होगा? हम इन्वेस्टमेंट बैंकर को पे नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इन्वेस्टर्स को पे नहीं कर पाएगा, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोगों ने एआईजी से इंश्योरेंस लिया था कि अगर ये सीडीओ फेल हो, मतलब पैसे वापस ना मिले, तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसे देंगे एंड ये लोग क्या करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे। अब एआईजी ने सोचा, ये अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी थी, एआईजी ने सोचा कि ये जो सीडीओज है ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, ट्रिपल ए रेटिंग दिया हुआ है उसको, तो ये फेल नहीं होंगे। अगर ये फेल नहीं होंगे तो हमें कोई रीपेमेंट करना नहीं होगा, तो प्रीमियम जो आ रहा है वो क्या होगा? उनका प्रॉफिट होगा। तो एआईजी ने भी यही सोचा कि हम अगर इनको इंश्योरेंस देंगे तो वी कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट। तो सारे सीडीओज के अगेंस्ट उन्होंने इंश्योरेंस लिया। अब सोचिए, अगर इन लोन होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया तो बर्डन किसके ऊपर आएगा? ये इंश्योरेंस कंपनी पे आएगा, जो गवर्नमेंट की कंपनी है। ओके, एंड ये अमाउंट्स जो डील हो रही है ये बिलियन डॉलर्स में हो रही है। तो बिलियन डॉलर्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, $1 बिलियन इज इक्वल टू रुपीज, कितना होगा वो कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि ओवरऑल इकोनॉमी उसकी कोलैप्स हो सकती है। ओके, सीडीएस बेचने पर एआईजी अपने एम्प्लॉयज को बड़े बड़े बोनस दिए जा रही थी, पर एआईजी ने यह कभी नहीं सोचा कि अगर सीडीओ फेल हो जाते हैं तो उन्हें कितना लॉस होगा। बैंक्स ने दिए हुए ज्यादातर सबप्राइम लोन्स एडजस्टेबल रेट लोन्स थे, जिनके इंटरेस्ट रेट्स शुरुआत के कुछ सालों के लिए बहुत कम रहते हैं और उसके बाद अचानक बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। ज्यादातर सबप्राइम बोरोवर्स को एडजस्टेबल रेट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी और बैंक्स ने भी उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। तो जिन लोगों ने एडजस्टेबल रेट्स पर सबप्राइम लोन्स लिए थे उन्हें शुरुआत में तो बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ा, पर कुछ 3-4 साल बाद यानी ज्यादातर केसेस में 2007 से उन्होंने लिए हुए हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारे बोरोवर्स को इन एडजस्टेबल रेट लोन्स की कोई आइडिया नहीं थी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जिन्होंने सबप्राइम लोन लिया था उन्हें यह ज्यादा इंटरेस्ट पे करना बहुत मुश्किल जाने लगा और उन्होंने लोन डिफॉल्ट करना शुरू किया, यानी लोन चुकाना बंद कर दिया। तो फिर बैंक्स उन घरों को बेचकर अपने पैसे रिकवर करने लगी, यानी लोन के पैसे उन घरों को बेचकर वसूल करने लगी। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बैंक्स ने बोरोवर्स की ठीक से जांच किए बिना और उनकी कैपेबिलिटी को देखे बिना उन्हें लोन दिया था। ज्यादातर बोरोवर्स के पास तो रेगुलर इनकम सोर्स भी नहीं था, फिर भी उन्हें बैंक ने हाउसिंग लोन दिया था। यहाँ पर बैंक्स ने एक और गलती की थी। बोरोवर्स घर खरीदने के लिए लगभग पूरा पैसा बैंक से लोन ले रहे थे और खुद की जेब से कुछ भी नहीं पे कर रहे थे, जिसके लालच में करीब 50%। नॉर्मली पता है आपको कि जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो घर का इन्वेस्टमेंट अगर सपोज 50 लाख हो तो बैंक हमें लोन सिर्फ 80% देती है। ओके, यानी कि 40 लाख देगी, वो एक्सपेक्ट करेगी 10 लाख आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि अगर 50 लाख का घर है तो बैंक ने 50 लाख का ही लोन दिया था। तो अगर आगे जाके वैल्यू कम हो एंड लोन का इंटरेस्ट की वजह से इंक्रीज हो, सपोज आगे जाके 50 लाख का अगर 40 लाख हो रहा है वैल्यूज की, तो बैंक का लोन कितना होगा? वो 40 लाख नहीं होगा, वो इंटरेस्ट की वजह से 60 लाख होगा। तो सपोज मैंने लोन लिया है, 50 लाख रुपए का घर है, मैंने 50 लाख की लोन लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट तो बढ़ता जाएगा। सपोज मैंने ईएमआई टाइम में पे नहीं किया तो अब लाइबिलिटी कितनी हो चुकी है? सपोज 60 लाख हो चुकी है, राइट। एंड घर की वैल्यू कम आ चुकी है। ओके, कम क्यों आ रहा है वो बताएंगे नहीं आगे। सपोजिंग वो 40 लाख हो चुके हैं,
तो क्या मैं 60 लाख रुपीस का लोन रिपेमेंट करूं या उनसे कहूं कि आप घर का ताबा लो, ये घर का कंट्रोल लो, मैं पे ही नहीं करता? क्या बेटर रहेगा मेरे लिए? घर उनको दे दूं वो बेटर रहेगा ना, क्योंकि अगर मुझे पेमेंट करना हो तो 60 लाख पेमेंट करना होगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं कहूंगा मार्केट में सेल करने दो तो 40 लाख मिलेंगे, मैं उनसे कहूंगा कि जाओ पे ही नहीं करता। आप क्या कर सकते हैं? एट द मोस्ट घर का कंट्रोल ले सकते हो। अब बैंक घर का अगर कंट्रोल लेगी तो 40 लाख ही मिलेंगे, उनका एक्चुअल में रिकवर कितने करने थे? 60 लाख, तो 20 लाख बैंक का लॉस हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 बोरोवर्स हो तो 20 लाख इंटू 100, 20 करोड़ का लॉस। तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। ओके बोरोवर्स ने घर खरीदने के लिए खुद की जेब से कुछ भी पे नहीं किया था। घर खरीदने के लिए उन्होंने पूरा पैसा बैंक से लिया था, जबकि नॉर्मल केस में घर खरीदने के लिए बोरोवर को कुछ पैसा खुद की जेब से देना होता है और बाकी पैसा बैंक लोन देती है। तो यहाँ पर घर खरीदने के लिए बोरोवर्स ने खुद का पैसा नहीं लगाया था। तो अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से धीरे धीरे डिफॉल्ट करने वालों की यानी लोन ना चुकाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। तो बैंक्स उन सारे घरों को नीलाम करके उन्हें बेचने लगी। अब इतने सारे डिफॉल्ट्स के कारण बैंक्स ने बहुत सारे घरों को नीलाम करने के लिए निकाला, पर अब 2007-8 तक इंटरेस्ट रेट्स भी 5% के लेवल पर आ चुके थे और ऑलरेडी बैंक्स बहुत सारे लोगों को लोन दे चुकी थी और इसलिए बैंक्स को उन घरों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से घरों के दाम तेजी से गिरने लगे और गिरकर बहुत कम हो गए। ये रीजन था कि 50 लाख का घर 40 लाख क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोगों ने घर खरीदा था। अब बैंक बेच रही है, अब बेचने के लिए कोई परचेस करने के लिए तैयार नहीं है। अब परचेस करने के लिए तैयार ना हो तो उनको प्राइस स्लैश करके सेल करना होगा, प्राइस नीचे करके सेल करना होगा। बिकॉज ऑफ दिस रियल एस्टेट के प्राइस एक टाइम से जो राइज हो रहे थे अब वो गिरना स्टार्ट हो चुके थे। तो जिन लोगों ने घर खरीदने के लिए लोन लिया था उनका लोन अब उनके घर के भाव से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने जब घर खरीदे थे तब घरों के दाम बहुत ज़्यादा थे और अब वो काफ़ी गिर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 50 लाख का घर लोन लेकर खरीदा है और अब उस घर की वैल्यू 30 से 35 लाख हो गई है, तो वो बोरोवर तो यही सोचेगा कि 30-35 लाख के घर के लिए मैं उससे ज़्यादा अमाउंट का लोन क्यों चुकाऊं। इसलिए अब सारे बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे। इन डिफॉल्ट्स के चलते बैंक के पास पैसा आना बंद हो गया और उनका कामकाज रुक गया। इन डिफॉल्ट्स की वजह से सीडीओस की वैल्यू अब जीरो हो गई और जिन इन्वेस्टर्स ने सीडीओस खरीदे थे उनका पूरा पैसा चला गया। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में सीडीओस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? सिक्योरिटी क्या था? ये लोन। अगर ये लोन ही रिपेमेंट ना करे तो उसकी वैल्यू जीरो। तो जो सिक्योरिटी थी ये 1000 करोड़, उसकी वैल्यू जीरो, तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी वैल्यू सीडीओ की भी वैल्यू जीरो। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट बैंकर इन लोगों को पैसे नहीं दे सकता। ओके इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स को सबप्राइम लोन की पूरी रियलिटी पता थी। उन्हें पता था कि सीडीओस कभी भी फेल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में सीडीएस यानी सीडीओस पर इंश्योरेंस खरीदे थे और जब सीडीओस फेल हो गए तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था। एआईजी जिसने सीडीओस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था उसे करीब $99 बिलियन के लॉसेस हुए। एआईजी बहुत बड़ी 99 बिलियन डॉलर, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच दिस क्वांटम विल बी। 99 बिलियन डॉलर, गूगल पे सर्च करो, 99 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। नंबर काउंट भी नहीं कर पाओगे आप, इतना बड़ा कंपनी थी। इसलिए क्राइसिस को और ज्यादा फैलने से बचाने के लिए और एआईजी के एम्प्लॉयज की जॉब बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एआईजी को बेल आउट किया, यानी गवर्नमेंट ने खुद एआईजी में करीब $85 बिलियन डालकर उसे बचा लिया। इन सबके चलते लोगों ने सीडीओस खरीदना बंद कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जिन्होंने बैंक से लोन खरीदकर सीडीओस बनाए थे उनके पास बहुत सारे सीडीओस पड़े थे और कोई भी अब सीडीओस खरीदना नहीं चाहता था। तो उन सीडीओस के लॉसेस इन्वेस्टमेंट बैंक्स को झेलने पड़े और यूएस के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स घुटनों पर आ गई। लीमन ब्रदर्स जो कि यूएस के वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स थी वो बैंकरप्ट हो गई और लीमन ब्रदर्स के करीब 25,000 एम्प्लॉयज की जॉब चली गई। बेयर स्टर्न्स को जेपी मॉर्गन चेस ने खरीद लिया और मेरिल लिंच को बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदा। इस क्राइसिस में बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करीब $450 बिलियन का नुकसान हुआ था। यहाँ पर खास बात यह भी थी कि सीडीओस और सीडीएस इन पर कोई रेगुलेशन नहीं था जो इन सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर नजर रखे और उन्हें कंट्रोल में रखे। फेडरल रिजर्व के पास मॉर्गेजेस को रेगुलेट करने की अथॉरिटी थी, पर तब के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर एलन ग्रीनस्पैन ने उसे रेगुलेट करने से मना कर दिया था। तो इस क्राइसिस के कारण क्रेडिट क्रंच पैदा होने लगा। लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बहुत सारे बिजनेसेस उन्हें कैपिटल या लोन ना मिलने की वजह से बंद हो रहे थे। यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरह रुक गई। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्लोबल ट्रेड्स पर भी इस रिसेशन का असर होने लगा। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज के दौर में अगर कोई बड़ी इकोनॉमी प्रॉब्लम में फंसती है तो उसका असर उससे डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली जुड़ी सारी इकोनॉमीज पर पड़ता है। 2008 का यह फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा था कि इसका असर लगभग पूरी दुनिया पर पड़ा था और ग्लोबल रिसेशन आ गया था। इस क्राइसिस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज बैंकरप्ट हो गई थी। 2005 में जब मिस्टर रघुराम राजन आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, तब उन्होंने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को अपने रिसर्च पेपर में प्रेडिक्ट किया था, जिस पर कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया था। अगर आपको ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी तरह कुछ समझ में आया नहीं आया? ठीक। तो बेसिकली दिस वाज 2008-9 ग्लोबल रिसेशन। ठीक है, तो पॉसिबली आज नहीं तो कल इकोनॉमिक्स की नोट्स आएगी। अभी तो कहा है उन्होंने कि कल ही भेज दिया हुआ है, तो आज अगर मिलती है तो या नहीं तो कल जब आपको मिलेगी तो ये रीड करना है आपको। ओके, यू विल एबल टू रिलेट इट मोर प्रॉपरली जो हमने वीडियो देखा है। ओके, चलिए कंटिन्यू करें या कंक्लूड करें? क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं भी, आपके फेस एक्सप्रेशन देख करके पता लगना चाहिए। चलिए, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, टुमारो सेम टाइमिंग।